हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फंगल स्पीसीज या जीनस जिसका नाम है एगरिकस। एगरिकस जिसे हम सामान्यतः मशरूम के नाम से जानते हैं, उसके लाइफ साइकिल के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसके लाइफ साइकिल में। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। अगर एगरिकस के सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो ये डिवीजन यू माइकोटा के अंतर्गत आता है और सब डिवीजन आता है इसका बेसिडियोमाइकोटिना। क्लास ये हाइमेनोमाइसिटिस के अंतर्गत आता है। इसका ऑर्डर है एग्रीकेल्स, फैमिली है एग्रीकेसी और जीनस है एग्रिकस। तो इस तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। अगर जीनस एग्रिकस की बात करें तो ये काफ़ी बड़ा जीनस है। इसके अंतर्गत लगभग 400 से 500 स्पीसीज आते हैं। तो आइए आगे इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका ऑकरेंस या प्राप्ति स्थल। एग्रिकस एक सेप्रोफिटिक फंगी होता है। सेप्रोफिटिक अर्थात मृतोपजीवी फंगस होता है जो कि डेड डिकेइंग वुड मटेरियल या सड़े गले मृत पदार्थों जैसे गोबर है या जहाँ पर पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है, ऐसे जगहों पे ये आसानी से उगता है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है स्थानीय स्तरों पे, जैसे हमारे लोकल एरिया में इसे फुटू के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हैं, कई जगहों पे इसे खुम्ब के नाम से जानते हैं, डिंगरी के नाम से जानते हैं और सबसे कॉमन नेम जिस नाम पे हम इसको जानते हैं वो है मशरूम। तो सबसे कॉमन नेम इसे जाना जाता है मशरूम के नाम पे। अगर इसका नाम एग्रिकस की बात करें तो इसको एग्रिकस का नाम मिला है एक ग्रीक वर्ड एग्रीकॉन से, जिसका अर्थ होता है मशरूम। अगर मशरूम की बात करें तो ये एक ऐसी जीनस है जिसके अंतर्गत आने वाले बहुत सारे स्पीसीज जो है वो खाने के काम में आते हैं, मतलब कि इडिबल होते हैं। तो कुछ खाने योग्य जो मशरूम होते हैं या एग्रिकस होते हैं उसमें है एग्रिकस कम्पेस्ट्रिस और दूसरा है एग्रिकस बाइस्पोरस, एग्रिकस रोडमानी। ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है जिनका उपयोग हम खाने में करते हैं। वहीं अगर हम कुछ ऐसे भी मशरूम के स्पीसीज होते हैं एग्रिकस के जो पॉइजनस होते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें एक आता है एग्रिकस सिल्वेटिकस, एग्रिकस जेंथोडर्मस और एग्रिकस प्लैकोमाइसिस। ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है जो पॉइजनस मशरूम की कैटेगरी में आते हैं। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है वो आपने कॉमनली इसको देखा होगा कि कैसे मशरूम की जो संरचना होती है वो होती है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है एग्रिकस बाइस्पोरस का। यहाँ पे जो दिख रहा है ये एग्रिकस बाइस्पोरस है। इसमें ऊपर जो दिख रहा है इसको स्केल बोलते हैं। ये जो ऊपर की संरचना है ये स्केल होती है और इसके ऊपर जो व्हाइट कलर का जो टोपी जैसी संरचना होती है उसे पाइलस कहते हैं या कैप कहते हैं। इस कैप के ठीक नीचे गिल्स प्रेजेंट होते हैं। जब आप उसे उल्टा करके देखते हैं तो आपको ऐसे धारी जैसी संरचना जो दिखाई देती है, इन्हें गिल्स या लैमेली कहते हैं। और इन्हीं के ऊपर स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, बेसिडियो स्पोर्स का। और इसके नीचे की जो संरचना होती है उन्हें राइजोमार्फ कहते हैं, जो जमीन के अंदर रहता है। इस माइसीलियम के जो पार्ट होते हैं और इसी के ऊपर से जो फ्रूटिंग बॉडी के रूप में निकलता है जिसे हम एग्रिकस या मशरूम के नाम से जानते हैं। तो नीचे का जो पार्ट होता है जो जमीन से इसको जोड़ता है, इसकी जो गिल्स को या पाइलस को, उसे स्टाइप कहते हैं। तो ये स्टाइप या स्टाल जिसको बोल सकते हैं, स्टेम जैसी संरचना होती है वो। तो ये जो संरचना है ये स्टाइप है और ये इसका पाइलस है। ये दो मुख्य संरचनाएं होती है जो हमको बाहर दिखाई देती है। बाकी इसका जो मेन माइसीलियम होता है वो जमीन के अंदर होता है। आमतौर पे इसका जो माइसीलियम पाया जाता है वो जमीन के अंदर होता है। तो इस तरीके से इसके माइसीलियम होते हैं जो इकट्ठा होकर
एक फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं जो बाहर हमको मशरूम के रूप में दिखाई देता है। तो ये हाइफी जो है एग्रीगेट होते हैं और यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी आउटसाइड जो ज़मीन के बाहर निकलती है, तो इन्हें हम अभी इसकी संरचना हमने देखी कि ऊपर की संरचना को इसके पाइलस कहते हैं जिसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं और नीचे की संरचना को स्टाइप कहते हैं। तो ये संरचना की अगर बात करें तो अगर कुछ सामान्य बातें करें हम मशरूम के बारे में, तो इसका माइसीलियम जो होता है वो मुख्यतः अंडरग्राउंड होता है, ज़मीन के अंदर देखने को मिलता है आमतौर पे। और वहीं अगर बात करें हम इसके 2 तरह के माइसीलियम इसमें पाए जाते हैं। एक होता है प्राइमरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम जो होते हैं मुख्यतः मोनोकैरियोटिक होते हैं, मतलब एक माइसीलियम के सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है और इसमें 2 तरह के होते हैं, एक प्लस स्ट्रैंड वाले और एक माइनस स्ट्रैंड वाले। इन्हीं प्लस स्ट्रैंड और माइनस स्ट्रैंड वाले मोनोकैरियोटिक माइसीलियम जब आपस में फ्यूज होते हैं तो इनसे सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण होता है। और सेकेंडरी माइसीलियम जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, पेरिनियल होते हैं, बहुवर्षीय, सेप्टेड होते हैं और डाइकैरियोटिक होते हैं। मतलब इसमें 2 तरह के न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी माइसीलियम ही आगे चल के एग्रीगेट होते हैं और ये राइजोमॉर्फ का निर्माण करते हैं जो आगे चल के हमको फ्रूटिंग बॉडी के रूप में बाहर दिखाई देती है। सेकेंडरी माइसीलियम जो होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये एक सर्कुलर कॉलोनी बनाती है या सर्कुलर हाइफी की संरचना बनती है जिसे फेरी रिंग कहा जाता है, जिसे हम मशरूम के रूप में देखते हैं, जो इसका बेसिडियो कार्प या जो उसका बेसिडियो कार्प होता है मशरूम का या एग्रीकस का, उसे उसका फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। और इस फ्रूटिंग बॉडी में के अगर बारे में बात करें तो ये एरियल पार्ट होता है जिसका डेवलपमेंट राइजोमार्फ से होता है। ये दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट होता है, स्टाइप और पाइलस में। ऊपर का जो पार्ट होता है उसे पाइलस कहते हैं और नीचे जो इसको जमीन से जोड़े हुए संरचना होती है उसे स्टाइप कहते हैं। और एग्रीकस में हमको हेमेंजियोकार्पिक टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब आगे बात करें अगर इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, तो 3 तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं एग्रीकस में। सबसे पहला जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है डाइकैरियोटिक माइसीलियम के द्वारा। तो जो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम के फ्यूजन से जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है, उनके जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उनके द्वारा भी रिप्रोड्यूस एग्रीकस कर सकता है और ये ज़्यादातर यूजफुल होता है एडिबल जो मशरूम प्रजाति पाए जाते हैं उनके लिए। दूसरा जो रिप्रोडक्शन का तरीका होता है एग्रीकस में वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होता है एग्रीकस में। पहला होता है क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा। क्लेमाइडोस्पोर्स एक थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स होता है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में एग्रीकस में बनता है और इसका डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्टली फंगल हाइफी से होता है। या तो या टर्मिनल पोजीशन पे इसका डेवलपमेंट हो सकता है या इंटरकेलरी पोजीशन पे इसका डेवलपमेंट हो सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये सर्वाइव करने के लिए इस तरह की स्पोर बनाता है और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जर्मिनेट करके नया एग्रीकस का माइसीलियम या नया एग्रीकस डेवलप कर लेता है। दूसरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो दूसरे तरह का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो मिलता है हमको ओआइडिया के द्वारा, बाई ओआइडिया। ये एक छोटे आकार के सेल्स होते हैं जो कि बैरल शेप्स के होते हैं और ये जो माइसीलियम होते हैं उनके फ्रेगमेंटेशन या जो हाइफी होते हैं उनके फ्रेगमेंटेशन से बनता है और ये कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट जर्मिनेशन के करने के लिए। और कभी-कभी ये सेक्सुअल रोल भी प्ले करता है डाइकैरियोटिजेशन में, बहुत सारे मशरूम के जो स्ट्रैंड होते हैं उनमें। तो ये 2 तरीके से इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें तीसरा रिप्रोडक्शन जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एग्रीकस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो
सुविकसित नहीं होता है, मतलब पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। तो जो फ्रूटिंग बॉडीज जो बनती है, जिसे हम मशरूम के रूप में देखते हैं, उनमें नीचे गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स पर बेसिडियो फोर लगे होते हैं, जिसके ऊपर बेसिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये बेसिडियो स्पोर्स मिट्टी में गिरा दिए जाते हैं और वहाँ ये जर्मिनेट होकर मोनोकैरियोटिक माइसिलियम बनाते हैं। और इन मोनोकैरियोटिक माइसिलियम में, जैसे पहले हमने बात किया था कि इसमें प्लस और माइनस दोनों स्ट्रैंड होते हैं, तो प्लस स्ट्रैंड और माइनस स्ट्रैंड आपस में मिलकर डाइकैरियोटिक माइसिलियम का निर्माण करते हैं, जिसे सेकेंडरी माइसिलियम कहते हैं। तो बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से बेसिकली किसका निर्माण होता है? मोनोकैरियोटिक माइसिलियम का। और दो मोनोकैरियोटिक माइसिलियम के फ्यूजन से डाइकैरियोटिक माइसिलियम का फ्यूजन होता है। तो जैसे ये दो तरह के माइसिलियम दिख रहे हैं, तो मान लो इसको हम, ये बेसिडियोस्पोर्स है, यहाँ पे ये जर्मिनेट हुआ, ये भी एक बेसिडियोस्पोर्स है, ये जर्मिनेट हुआ। एक को हम प्लस स्ट्रैंड मान लेते हैं, एक को माइनस स्ट्रैंड मान लेते हैं। इन दोनों के बीच में आपस में क्लैम्प कनेक्शन होता है। क्लैम्प कनेक्शन होने से पहले प्लाज्मोगेमी की प्रक्रिया होगी, प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी की प्रक्रिया होगी, और फिर इसमें मोनोकैरियोटिक माइसिलियम से यहाँ पे डाइकैरियोटिक माइसिलियम का निर्माण हो जाता है। आगे इसके रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को समझे तो जैसा कि अभी हमने बात किया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक प्लस स्ट्रैंड है, यहाँ पे एक माइनस स्ट्रैंड है। दोनों के बीच में पहले क्लैम्प कनेक्शन होता है। क्लैम्प कनेक्शन होने के बाद इनके बीच में आपस में प्लाज्मोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी होने के बाद इनके बीच में कैरियोगेमी होती है। कैरियोगेमी के बाद डाइकैरियोटिक हाइफी का निर्माण होता है। और जब डाइकैरियोटिक हाइफी डेवलप होना शुरू होता है, तो सबसे पहले इसमें बटन स्टेज आता है। तो बटन स्टेज का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, और बटन स्टेज जो है वो आगे चल के बेसिडियो कार्प या बेसिडियम का डेवलपमेंट करता है। और इस बेसिडियम में जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, वो डिप्लॉयड सेल में मियोसिस की प्रक्रिया होती है, और इसमें मियोसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप 4 हेप्लॉइड बेसिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये चारों बेसिडियो स्पोर्स जो है वो वापस मिट्टी में डाल दिए जाते हैं, जहाँ ये जर्मिनेट होकर नया मोनोकैरियोटिक माइसिलियम का निर्माण करते हैं। ये प्रक्रिया आगे जो है इस तरीके से चलती रहती है। तो अगर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूटिंग बॉडी की बात करें, तो हमने सामान्य जो सेक्सुअल साइकिल चलेगा उसकी बात की। तो इसी दौरान जो आपने यहाँ पे देखा कि डाइकैरियोटिक हाइफी का निर्माण हुआ, यहाँ बटन स्टेज और बेसिडियो कार्प के निर्माण के बीच में यही प्रक्रिया जो होती है, वहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूटिंग बॉडी हमको देखने को मिलती है। तो जो डाइकैरियोटिक माइसिलियम होता है, ये जो डाइकैरियोटिक माइसिलियम है, ये डाइकैरियोटिक माइसिलियम में भोज्य पदार्थों का अवशोषण करता है। भोज्य, जितने भी इसको भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, और ये भोज्य पदार्थों को अवशोषित करके बटन स्टेज में आ जाता है। बटन स्टेज से आगे जब इसका डेवलपमेंट होता है, तो इसमें धीरे धीरे गिल चैम्बर्स बनने लगते हैं, और गिल चैम्बर जो है आगे चल के अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, और इसी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर को हम पाइलस कहते हैं, जो कि फ्रूटिंग बॉडी का मेन पार्ट होता है। एक गिल की अगर एक पाइलस की अगर बात करें, तो एक पाइलस में लगभग 300 से 600 गिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं प्रत्येक पाइलस में। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डाइकैरियोटिक माइसिलियम बने हैं, ये बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट करके यहाँ पर ये एक बटन जैसी संरचना बना रही है, इसे ही बटन कहा जाता है। तो ये संरचना धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो इसमें धीरे धीरे आगे चल के यहाँ पर गिल्स का डेवलपमेंट होता है। ये जो आग जैसी संरचना दिख रही है, ये गिल्स हैं, और आगे चल के ये बढ़ने लगता है और अंदर खांच के रूप में जाता है। धीरे धीरे यहाँ पर बेसिडियो फोर का निर्माण या बेसिडियम का डेवलपमेंट होने लगता है, जिसमें आगे चल के बेसिडियो स्पोर्स का डेवलपमेंट होना है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ गिल की बात करें, तो गिल के इंटरनल स्ट्रक्चर में 3 चीजें होती हैं। पहला जो हिस्सा होता है वो है ट्रामा, दूसरा हिस्सा होता है सब हाइमेनियम, और तीसरा हिस्सा होता है हाइमेनियम का। तो ट्रामा जो होता है वो बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है गिल की जो संरचना है उसको। तो जो सेंटर वाला पार्ट है, ये जो सेंटर का पार्ट है, ये ट्रामा कहलाता है। तो ये सेंटर का पार्ट जो है वो ट्रामा है।
इस सेंटर पार्ट के दोनों ओर की जो जगह है, ये जो है ये कहलाता है सब हाइमेनियम। ये जो संरचना है ये सब हाइमेनियम का पार्ट है। ये जो साइड में संरचना है इसके दोनों ओर ये सब हाइमेनियम का पार्ट होता है। और इस सब हाइमेनियम के बाहर में जो धारी जैसी संरचना दिख रही है, ये सारी संरचनाएं कहलाती है हाइमेनियम। और ये हाइमेनियम जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसी के ऊपर बेसिडियम और पैराफाइसिस जो है वो अरेंज होते हैं, और इसी बेसिडियम में आगे चल के बेसिडियो स्पोर्स का डेवलपमेंट होना है। तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ गिल। और ये पूरा ऐसा आप इसकी संरचना देखे हैं जहाँ पे आपको पता है कि ऐसे गिल ऊपर में ऐसे मशरूम की संरचना जो होती है, तो ये नीचे जो लगे होते हैं वही उनके गिल्स होते हैं। तो आगे बात करते हैं। अगर अब इस गिल का डेवलपमेंट हो गया, इसी गिल के ऊपर बेसिडियम या बेसिडियो स्पोर्स का डेवलपमेंट होना है, तो उसका डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हाइमेनियम होता है, हाइमेनियम पर जो स्थित यंग बेसिडियम जो होता है वो बाई न्यूक्लिएट होता है। तो हाइमेनियम में बाई न्यूक्लिएट बेसिडियम का डेवलपमेंट होता है। और इस बेसिडियम के अंदर जो है दो न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, इसको कैरियोगेमी कहते हैं। तो कैरियोगेमी के पश्चात डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाते हैं। पहले जो दोनों न्यूक्लियस थे वो पहले प्लाज्मोगेमी की प्रक्रिया हुई थी। प्लाज्मोगेमी के कारण दोनों सेल डाइकैरियोटिक मतलब दो न्यूक्लियस प्रेजेंट थे। अब ये दोनों न्यूक्लियस यहाँ पर क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो फ्यूज होने के बाद इससे जाइगोट जैसी संरचना बनती है जिसे डिप्लॉयड न्यूक्लियस कहते हैं। ये एक तरह से जाइगोट का काम करता है। और इस जाइगोट की संरचना में मियोसिस की प्रक्रिया होती है, और मियोसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। ये जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई से आगे चल के बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसी से आगे चल के क्या होता है, बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और इससे जो 4 बेसिडियो स्पोर होते हैं उनमें से 2 जो है वो प्लस स्ट्रेन के होते हैं और 2 जो है वो माइनस स्ट्रेन। तो इसमें से 2 जो बेसिडियो स्पोर्स होते हैं वो प्लस स्ट्रेन के होते हैं और 2 माइनस स्ट्रेन के होते हैं। और इन्हीं प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन के बेसिडियो स्पोर्स से आगे चल के प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन के मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का डेवलपमेंट होता है। अगर आगे इसकी बात करें तो इसमें आगे जो है वो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का डेवलपमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का डेवलपमेंट होता है। तो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, और यही मोनोकैरियोटिक माइसीलियम आगे क्लैम्प कनेक्शन होगा, और क्लैम्प कनेक्शन से डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण करेंगे, मतलब सेकेंडरी माइसीलियम का। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्रीकस के एक जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, जो मशरूम का एक बटन होता है ऊपर में जो दिखाई देता है, उसके अंदर लगभग 18 करोड़ तक के बेसिडियो स्पोर बन सकते हैं। तो इतना ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ये स्पोर का फॉर्मेशन करता है। ये अगर डेवलपमेंट की बात करें बेसिडियम और बेसिडियो स्पोर की, तो देखिए डाइकैरियोटिक पहले जो फ्यूजन हुआ था, फ्यूजन होने से डाइकैरियोटिक स्टेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो डाइकैरियोटिक स्टेज है, ये डाइकैरियोटिक स्टेज के बाद आगे इसी से इनके बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो ये डिप्लॉयड सेल का निर्माण होगा। इस डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होता है और 4 हैप्लॉइड सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के बाद ये सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम बेसिडियो स्पोर्स कहते हैं। और ये बेसिडियो स्पोर्स जब डेवलप होना रहता है तो इसके आगे एस्टेरिज्मा नाम की संरचना जो है वो बनती है। इस एस्टेरिज्मा के ऊपर ही आगे चल के बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो नुकीली संरचनाएं दिख रही हैं यहाँ पर, ये एस्टेरिज्मा होती है, और इसके ऊपर ही आगे चल के ये बेसिडियो स्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक संरचना में इस तरीके से 4-4 बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसमें से 2 जो होते हैं वो प्लस स्ट्रेन वाले होते हैं और 2 जो है वो माइनस स्ट्रेन वाले होते हैं। तो इस तरीके से एक बेसिडियम के ऊपर में जो 4 बेसिडियो स्पोर लगे होते हैं उसमें से 2
कह सकते हैं हम माइनस स्ट्रैंड वाले और 2 जो है वो प्लस स्ट्रैंड वाले होते हैं। और इसी की संरचना को यहाँ अब जब ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर ये हाइमेनियम है, ये हाइमेनियम की संरचना है। इस हाइमेनियम में ये इसका बीच में इसके पैराफाइसिस प्रेजेंट होते हैं, ये बेसिडियम है। इसके नीचे का ये जो रीजन है ये सब हाइमेनियम का रीजन है और ये सबसे नीचे ये ट्रामा का रीजन है। तो ये बेसिडिया और ये बेसिडिया है यहाँ पे इसके ऊपर बेसिडियोस्पोर्स लगे हुए हैं। तो एक बेसिडिया के ऊपर 4 बेसिडियोस्पोर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे बेसिडियम के ऊपर। साथ में इसके पैराफाइसिस उसके अल्टरनेट में प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हमने पीछे देखा था कि हाइमेनियम के रीजन में बेसिडियम और पैराफाइसिस जो है प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करें आगे इसके, तो इस तरीके से क्या होता है, इसको हम समराइज कर लेते हैं पूरी प्रक्रिया जो अभी यहाँ पर हुई, बेसिडियोस्पोर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो यहाँ पर जो बेसिडियोस्पोर्स जो बने हैं, ये बेसिडियोस्पोर्स यहाँ से जर्मिनेट होते हैं, सॉरी रिलीज होते हैं बेसिडियोस्पोर्स, और ये मिट्टी पर, क्योंकि ये मशरूम के जो गिल्स के पार्ट होते हैं उनके ऊपर लगे होते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स जो है वो रिलीज किए जाते हैं मिट्टी में। तो ये बेसिडियो स्पोर्स यहाँ पर रिलीज होते हैं, और जब ये बेसिडियो स्पोर रिलीज होते हैं, इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, तो ये जो बेसिडियो स्पोर्स है ये जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है इस तरीके से, और ये जर्मिनेट करके नया माइसीलियम जो है वो बनाता है। इस तरीके से नए माइसीलियम का निर्माण होता है, और ये माइसीलियम जो है कुछ प्लस स्ट्रैंड वाले होते हैं और कुछ माइनस स्ट्रैंड वाले होते हैं, और इनके बीच में फ्यूजन होता है। तो ये प्राइमरी माइसीलियम का निर्माण करता है, और इसके बाद इससे ही सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण होता है, जिसमें दोनों के न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से ये आगे पूरी प्रक्रिया फिर से रिपीट होती है इसके डेवलपमेंट में। तो अगर इसको समराइज करें पूरे रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को एग्रीकस में, तो इसके लाइफ साइकिल में तो हमने देखा कि एक बेसिडियम यहाँ पर मशरूम जो आप देखते हैं, ये नीचे में इसके गिल्स लगे होते हैं। इस गिल्स के ऊपर जो है वो बना रहता है, गिल्स लगे होते हैं और गिल्स में बेसिडियम लगे होते हैं, और इस बेसिडियम के ऊपर बेसिडियो स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो बेसिडियो स्पोर डेवलप होता है, बेसिडियो स्पोर्स जर्मिनेट करके मोनोकैरियोटिक न्यूक्लियाई बनाते हैं, और यहाँ पे उसी चीज़ को दिखाया गया है कि यहाँ पर मोनोकैरियोटिक न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर डाइकैरियोटिक न्यूक्लियाई बनाते हैं। डाइकैरियोटिक न्यूक्लियाई से यहाँ बेसिडियम, जब ये बेसिडियम बेसिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन करने से पहले इसमें न्यूक्लियस फ्यूज होता है, जाइगोट बनता है। ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, इसमें मियोसिस की प्रक्रिया होती है, और बेसिडियम के ऊपर 4 बेसिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो बेसिडियो स्पोर्स है वो जर्मिनेट होता है और प्राइमरी माइसीलियम का निर्माण करता है, और इनके आपस में फ्यूजन से ये सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण होता है। और सेकेंडरी माइसीलियम से पहले बटन स्टेज आता है। बटन स्टेज से धीरे धीरे हमको जो मशरूम का स्टेज है वो दिखाई देता है, जिसमें स्टाइप और जो संरचना है उसका राइजोमर्फ से आगे एग्रीकस का जो फेरी रिंग ऊपर में फ्रूटिंग बॉडी है वो दिखाई देता है, और इसके अंदर फिर से बेसिडियो स्पोर्स का डेवलपमेंट, बेसिडियो स्पोर्स रिलीज होते हैं। बेसिडियो स्पोर्स से फिर से आगे चल के ये प्रक्रिया पूरी तरीके से चलती रहती है। तो इस तरीके से एग्रीकस का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। ये एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, फंगी के अंतर्गत ये आता है, इम्पोर्टेंट जीनेरा है फंगस का, और परीक्षा के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।